एंटी करप्शन फ्रंट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट एमपी नागर साहब। तो उन्होंने जो जल ग्रिड योजना है भारत की, वो कैसे अधूरी पड़ी है और उसके महत्व को पर अपने जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कि जो जल ग्रिड योजना पे, जो जिसे कहते हैं ना कि प्रमुख नदियों को सहायक नदियों के साथ जोड़ने की जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि है तो सही योजना और हैं 3-4 योजनाएं हैं, लेकिन जो अधूरी पड़ी हैं या जिसे कहते हैं लेथार्जिक हैं, ठीक है जी, उस पर अपने उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो अपने इस जो जल ग्रिड योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज हमारे साथ एंटी करप्शन फ्रंट के फाउंडर प्रेसिडेंट एडवोकेट एमपी नागर साहब बैठे हैं और हम कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व होता है कि जो वो योजनाएं बनाए और उसकी घोषणा हो, और घोषणा हो कि वो जो डिलीवरी है लोगों के हित में वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अब इस डिलीवरी में क्या क्या लैप्सेस हुए, ऐसे कुछ 3-4 बिंदु हैं जो बहुत प्रमुख हैं और वो बहुत आजकल चर्चा में भी हैं। अक्सर आजकल का मतलब ये है कि अक्सर वो चर्चा में भी रहते हैं। तो उन बिंदुओं के संदर्भ में, उन बिंदुओं के जो डिलीवरी नहीं हो सके, वादे ज़रूर हुए सरकार द्वारा, लेकिन लोगों को उसका कोई ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उसका बेनिफिट मिला हो या उसका लाभ मिला हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि नागर साहब का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नागर साहब एक बात बताओ कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, सहायक नदियाँ भी हैं, और एक योजना के अंतर्गत ये भी नदियों को जोड़ने का काम भी होना भी चाहिए, और जो नहीं हो सका तो इन नदियों के जोड़ने की जो मुख्य नदियां हैं उनको सहायक नदियों के साथ जोड़ने का जो काम कहीं अधूरा रह गया या नहीं हो सका, या नीति और नियत के बीच में अगर हम अंतर जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए शर्मा जी, मैं इस बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो नदियाँ जोड़ने का जो कार्यक्रम है उसको सबसे पहले मैंने अटल जी के नॉलेज में मैं लेकर आया 1980 के आसपास, 1990 के आसपास जी। जब 1990 में मैं उनको ये बात बताई तो उनको जो मेरा जो मसौदा था, जो मैंने ज्ञापन उनको दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि भाई ये नदियाँ देश की जुड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने उनको ज्योग्राफी के हिसाब से बताया था कि जितनी भी तमाम नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत से निकलकर नीचे दक्षिण की तरफ जाती हैं, और इवन जो दक्षिण की जो नदियाँ भी हैं राज्यों में, वो भी सारी की सारी कोई अरब सागर में जाके, कोई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और इसलिए उनका जो ढलान है वो दक्षिण की तरफ है, तो इसलिए नदियों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह का मसौदा हमने बताया। देश में जो नदियों की संख्या है वो करीब 400 से ज़्यादा है जी। और 8 नदियाँ इनमें ऐसी हैं जो बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, कोसी है, तो इस तरह की बड़ी नदियाँ भी देश में हैं। तो ये जो आपने गंगा का जिक्र किया और ये भी कहा कि ये अंततः सागर में, महासागर में आके समाती हैं, और गंगा के ही अगर हम सफ़र की बात करें तो रफली 2,500-3 हज़ार किलोमीटर लंबा ये सफ़र है, जो बल खाती हुई हिमालय से उतरती है गंगोत्री से, और अंततः वो बंगाल की खाड़ी में समाती है। खैर, और आपने ये कहा कि इनका अगर कहीं आपस में जुड़ाव होता है तो वो पर्यावरण को भी उसका फ़ायदा है। जैसे आज पर्यावरण पर जो खतरा मंडरा रहा है, और ये भी उसमें कहीं फ़ायदा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण की अगर हम बात करें, जैसे हरियाली की बात करते हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शर्मा जी, इसमें जहाँ तक हरियाली की बात है, पर्यावरण को लेकर बात है, तो इसमें जो उचित बात है वो ये है कि भाई अगर हम देश की नदियों को जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जो हरियाली है वो पूरे देश में बराबर रहेगी, और उसके बाद क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहरें निकालनी पड़ेंगी, आपको बांध बनाने पड़ेंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि अंतिम छोर तक पानी देश के हर कोने में जाएगा और कोई भी खेत प्यासा नहीं रहेगा। मेरा क्योंकि ऐसा मानना ये है कि किसानों ने बहुत त्रासदी झेली है इस तरह की कि उनके खेत तक पानी नहीं जाता, और अगर ये नदियाँ जुड़ जाती हैं तो पानी के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ हमें मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, हमें सड़कों का जाल मिलेगा, हमें नहरों का जाल मिलेगा, हमें बांधों का जाल बनाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि बिजली और पानी की इतनी बहुतायत होगी कि
हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले देश बन जाएंगे और साथ साथ पानी से कोई अछूता नहीं रहेगा, सबको पानी मिलेगा। तो इस वक्त वर्तमान जो स्टेटस है इसका, इस योजना का, तो इस पे आप कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, जहाँ तक वर्तमान जो स्टेटस की बात है शर्मा जी, तो मैं आपको बताऊं, ये एक छोटी सी नदियों को जोड़ रहे हैं जो मोदी साहब हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, केन और बेतवा। वो ऐसी जैसे नहर कोई जोड़ दी हो, इस तरह की छोटी छोटी नदियां हैं। जबकि सही मायने में करना क्या चाहिए कि देश की तमाम नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए और उसके बाद ही सड़कों का निर्माण करना चाहिए और दूसरे निर्माण करने चाहिए। सर, आपने पर्यावरण का मतलब कि अगर हम जल वितरण को लेकर कहें, मूलतः ये जल वितरण ही होगा, जल ही जीवन है। और जल वितरण की व्यवस्था अगर हम विधिवत बना लेते हैं देश में, तो आप उसके बहुत से आपने लाभप्रद जो कहा कि है, ये योजनाएं हो सकती हैं, इससे आगे की भी। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अगर ये जो संसाधन है जी, जल का ही जी, तो इसके साथ आपने जोड़ा बांध की बात कर रहे थे। बांध जब बनेंगे तो उसमें ऊर्जा का भी आपने जैसे कहा, तो बांध से हम जल का जो संचय करते हैं, जो स्टोर होता है, तो ऊर्जा भी हम पैदा कर सकते हैं। जल विद्युत की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर आप, कितने बांध जो है वो बन सकते हैं? देखिए, अगर देश की तमाम नदियों को आपस में जोड़ा जाए शर्मा जी, तो मेरा मानना यह है कि करीब 500 से ज़्यादा बांधों का निर्माण करना पड़ेगा। और अगर आप 500 नए बांधों का निर्माण करते हैं तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले देश होंगे और इससे जो हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है उसमें भी कोई खराबी नहीं आएगी, क्योंकि नहरें बनेंगी तो जरूर पौधे भी लगाने पड़ेंगे और जो मिट्टी का जो क्षरण होता था, जो भूमि का जो कटाव होता था, उस पर भी रोक लग जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस देश का जो किसान है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा पानी आने से। देश का किसान संपन्न होगा। और अगर हम इस पर बात करें तो किसानों का जब जिक्र होता है तो मोदी सरकार ने कहें या मोदी साहब ने किसानों की आय दुगनी करने का भी वादा किया था। उस डिलीवरी पे अगर हम बात करें तो कैसे आप रोशनी डालते हैं इस बिंदु पे, क्या वो दुगनी हुई? अगर हम अभी हम बेरोजगारी की बात नहीं करते क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों की भी बात हुई थी, लेकिन आप इसी की बात बताएं हमें कि किसानों की आय दुगनी करने पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों का आपने जिक्र किया। देखिए शर्मा जी, मेरा मानना यह है कि ये जो सरकार है ना, ये वाकई जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी करके इन्होंने कहा था कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय को डबल कर देंगे। परंतु मेरा मानना यह है कि जब से सत्ता में बैठे हैं, 11-12 साल होने को आ गए, तब से किसान की आय कोई डबल नहीं हुई है, नंबर 1 बात। दूसरे, जो किसानों के 3 जो कृषि कानून थे, सरकार ने वो 1 साल से ज्यादा चले आंदोलन के बाद वापस तो ले लिए, परंतु जो देश का जो किसान है वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। यानी उस किसान को उसके बदले में कुछ नहीं मिला। आंदोलन का फायदा ये होता कि जब जो स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट थी उसको सरकार मान लेती, या जो एमएसपी की जो गारंटी का कानून है उसको सरकार लागू कर देती। देखिए, मेरा मानना यह है कि किसान को अगर आप तवज्जो देंगे तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि किसान किसी देश की रीढ़ होते हैं, अगर किसान को तवज्जो नहीं दी जाती है तो मैं समझता हूं कि देश की जो इकोनॉमी है और जो $5 ट्रिलियन करने की बात करते हैं वो कभी नहीं हो पाएगी। साथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है जी। अगर अर्थ की बात करते हैं, हम एनपीए पे बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सरकार ने, किसानों की बात हुई जी। तो अब हम बात करते हैं कि सरकार ने लगभग, अगर एक हम टेंटेटिव मेरे पास जो फिगर है, 16.5 लाख करोड़ के करीब जो है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति या जो भी छोटे बड़े जो भी हैं, उनका 16.5 लाख करोड़ के करीब जो है सरकार ने माफ किया है। तो बरक्स इस के उन करोड़ों रुपया जो उद्योगपतियों का माफ हुआ है, तो उसके बरक्स जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को तो ऐसा कोई लाभ उनको नहीं मिला किसी तरह के कर्ज का, बल्कि वो तो कर्ज के बोझ के आके नीचे उन्होंने तो फांसियां ली है, खुदकुशी की या आत्महत्या की। देखिए शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस देश के किसान ने आत्महत्या की है और बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या की है। वहीं अगर हम उद्योगपतियों का अगर हम आंकड़े लेते हैं तो देश के उद्योगपतियों ने आत्महत्या नहीं की। उल्टा सरकार ने क्या किया है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों का जो एनपीए जो उनका अमाउंट था, वो एनपीए के बाद करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, जबकि किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है इस देश के अंदर तो वो किसान है,
क्योंकि आज भी जो किसान की सही मायने में आय है, अगर वो पशुपालन नहीं करे तो मैं समझता हूँ आम किसान की जो आय है वो 4,000 रुपये से ज़्यादा मासिक नहीं है, और 4,000 रुपये में आप भी जानते हैं कि गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि सरकार को जैसे एनपीए 16.5 लाख करोड़ रुपए किसानों का माफ ना करके उद्योगपतियों का माफ किया है, अगर यही पैसा किसानों का माफ हो जाता तो इस देश का शायद किसान बहुत मजबूत हो जाता, और वो भी कम से कम अपने आप को इतना सबल कर पाता कि जिससे देश को चलाने में हमें आसानी होती। तो दर्शकों, आपने कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हमने आज एडवोकेट एमपी नागर साहब से चर्चा की है, जो कि एंटी करप्शन फ्रंट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और कहना गलत ना होगा कि वादा करना आसान है, जैसे जुमलों की सरकार कहा एडवोकेट साहब ने, तो नागर साहब का ये कथन है कि जुमलों के साथ, जुमले से तो काम चलता नहीं, क्योंकि डिलीवरी जो व्यवहारिक रूप है उसका जो सामने आना चाहिए। हमारे जो मंच का जो एक लक्ष्य है, जो एंटी करप्शन फ्रंट का कहें, हम अपने एक बतौर पत्रकार भी कहें, तो हमें तो वो सूचना आपसे, वो जानकारी आपसे साझा करनी है जो उपयोगी हो, लाभप्रद हो। ठीक है जी, सेंसेशनल खबर जी, यहाँ हो गया, यहाँ हत्या हो गया, हड़कंप मच गया, इधर हो गया, तो ये ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल जो हमारे जो आज के जो कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु थे वो हमने आपकी जानकारी साझा करी, तो बहुत शुक्रिया सर। आपने कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं अपने संदेश में। देखिए, मैं संदेश में इतना ही कहना चाहूँगा शर्मा जी कि इन नदियों को जो जोड़ने का जो प्रोग्राम था जी, जब मैंने अटल जी को पहली बार इसका मसौदा दिया तो तब इस पे खर्चा आता था मात्र 50,000 करोड़ रुपए, परंतु अगर आज इसका लागत मूल्य हम जानते हैं तो इस पे खर्चा आता है करीब 10 लाख करोड़। जो उद्योगपतियों का 16.5 लाख करोड़ रुपए खर्च जो माफ किया, जो एनपीए था उनका, बैंकों का, अगर यही पैसा नदियों को जोड़ने में खर्च कर दिया जाता तो भी शायद देश का जो किसान था वो मजबूत हो जाता। देखिए, मैं शर्मा जी एक बात निश्चिंत होकर कहना चाहूँगा कि इस नदियों के ना जोड़ने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब देश में बाढ़ आती है, और बाढ़ ये एक राज्य में नहीं आती है, ये बाढ़ आती है करीब 20 से ज़्यादा राज्यों में, और जब राज्यों में बाढ़ आती है तो नेताओं को हेलीकॉप्टर से डबल रोटी फेंकने का एक माध्यम मिलता है। 6 या 7 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं, उसमें से 20 जो प्रभावित हो जाते हैं बाढ़ से। जी जी जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोग तो काल का ग्रास बन जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं बाढ़ आने से। देखिए शर्मा जी, क्योंकि ये जो नेता है ना, ये जब हेलीकॉप्टर से डबल रोटी फेंकते हैं तो ये सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं, और इनकी सिंपैथी गेन करने का काम इतना ही नहीं रुकता है, ये राहत सामग्री के नाम पे, आपदा राहत के नाम पे हजारों करोड़ रुपए सरकार इनके ऊपर खर्च भी करती है। और क्योंकि बाढ़ बनी रहे, राहत सामग्री बनी रहे, ऐसा सोचकर इनका जो काम है वो बखूबी जारी है, और इनकी जो नीयत है और जो मंशा है वो नदियों को जोड़ने की नहीं है। इसलिए हम देश के किसान को, मजदूर को, आम जन को हम जागरूक करना चाहते हैं कि इस नदी जोड़ने के प्रोग्राम को आप हमारे साथ मिलकर अमल में लाएं, ताकि इन सरकारों को इस योजना को जोड़ने में आसानी हो और इसको जोड़ने के लिए हम उन्हें मजबूर कर सकें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और देखिए, कुल मिला के बात वही आती है कि नीति और नीयत, ये दोनों का सामंजस्य जब होगा तो जो आपने कहा है वो बात सामने तो वो तस्वीर हमारे सामने आएगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।